यूट्यूब चैनल और लाइव फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन। जैसा कि विदित है कि हिमालयन अपडेट पर दुनिया साहित्य की कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। जी हाँ, दुनिया साहित्य की कितनी विस्तृत है, व्यापक है साहित्य की दुनिया, हम सभी जानते हैं। और कार्यक्रम के संयोजक है आदरणीय अनिल जामुवाल जी। आज इस कार्यक्रम की 5वीं कड़ी है और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ आए हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार रामकरण साहू जी। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप आए, अपना बहुमूल्य समय आपने हम सभी को दिया, तो आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। आपका साहित्यिक नाम जो है रामकरण साहू सजल है। अध्यापन के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं और आपकी प्रकाशित पुस्तकों की अगर हम बात करें तो मुक्तावली नाम से आपका मुक्त काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। गांव का सौंधापन, ये भी आपका काव्य संग्रह है। साथ ही साथ लेखनी पंचकाव्य काव्य संग्रह, पुरुषार्थी पुरुषार्थ विहंगम काव्य संग्रह आपका प्रकाशित हुआ है। चांद दागी हो गया, ये भी आपका काव्य संग्रह है। गजल संग्रह आपके हैं हंसते हुए ख्याल और सजल की गजलें। शबनम की बूंदे कविता संग्रह आपका प्रकाशित हुआ और साथ ही साथ महाकाव्य भी आपका प्रकाशित हुआ है। और हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि इतने बड़े साहित्यकार आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं और दर्शकगण के लिए भी ये मौका है कुछ सीखने का, तो उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। संत गाडगे जी महाराज आपका महाकाव्य है जो प्रकाशित हो चुका है। बहुत सारे साझा काव्य संग्रह में कविताएं और गजलें आपकी छपी हैं। अमरीशा, काव्य चिंतन, शब्द सागर, कविता कानन, काव्य सलील, काव्य कलश और भी बहुत सारी, जिनका वर्णन यदि मैं यहाँ करने लग जाऊं तो शायद सारा का सारा समय मेरे बोलने में चला जाएगा, क्योंकि आज का कार्यक्रम आपका है और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय आपका हो, हम कम बोलें और आपको ज्यादा सुने। पर कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनका जिक्र करना मैं यहाँ बहुत ही जरूरी समझती हूँ, और वो है प्रकाशन हेतु पांडुलिपियां। जो आपकी पांडुलिपियां प्रकाशन हेतु आई है, देश के 100 शहर, ये एक शोध प्रबंध काव्य है। देश के 100 कवि, ये भी शोध प्रबंध काव्य है। अनेक पुरस्कार आपने प्राप्त किए हैं, कुछ विशेष भी हैं, जिनमें से माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनके द्वारा सर्जना पुरस्कार के अंतर्गत विजय देव नारायण साहिब पुरस्कार वर्ष 2020 में चांद दागी हो गया, इसके लिए आपको मिला। वैश्य रत्न कानपुर लव कुश सम्मान, साहित्य बोध हरियाणा, साहित्य बोध उत्तराखंड, काव्य कुमुद सम्मान, साहित्य रचना रत्नाकर सम्मान, काव्य सलील सम्मान, शब्द सागर सम्मान के साथ साथ बहुत सारे सम्मानों से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। और तो सबसे पहले तो हमारे लिए बड़ी ही खुशी का, ये हर्ष का विषय है कि आप आए, और बहुत सारा, ये आपका एक संक्षिप्त सा परिचय है, बहुत सारा वर्णन जो करने को बाकी है, कुछ हम आपसे ही जानना चाहेंगे आपके बारे में। और अध्यापन के क्षेत्र से जैसे कि आप जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से आप संबंधित हैं, तो सर सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपका ये साहित्यिक नाम है सजल, इसको रखने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामकरण साहू सजल, बबेरू बांदा, उत्तर प्रदेश से जी। सर्वप्रथम देश के इस गरिमाशाली पटल, हिमालयन पटल उत्तर प्रदेश इकाई का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। उसके संचालक, संस्थापक, उनका भी हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम की संचालिका, परम विदुषी, हमारी बहुत ही अनंत प्रिय बहन, परम आदरणीय कल्पना गंगाटा जी का मैं हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। साथ पटल के जो उस पार हमारे मित्र आप सबको देख रहे हैं, उनका भी मैं नमन, वंदन और अभिवादन करता हूं। आपका एक प्रश्न आया
कि मेरा नाम रामकरण साहू और उसके पीछे फिर सजल एक साहित्यिक नाम मुझे मिला, उसके पीछे क्या अभिप्राय है जी उस पर मैं बताना चाहूंगा कि मैं अपनी क्षमता के आधार पर काव्य के क्षेत्र में, अधिकांशतः गेय कविताओं के क्षेत्र में बराबर लिखता रहा और लिखने के बाद मेरी पुस्तकें प्रकाशित होती रही मात्र केवल रामकरण साहू के नाम से। मेरी एक पुस्तक आई जिस पर पूर्व में मैं लगभग 80 साल पुराना एक रिकॉर्ड तोड़ा और वह मेरी पुस्तक आई लेखनी पंचकाव्य। यह मेरी एक ऐसी पुस्तक है जिसमें मात्र केवल 5 कविताएं हैं। आज की इस व्यस्ततम दुनिया में 1-2 पेज की कविता पढ़ना तो बड़ा मुश्किल है लोगों को। उसी के कारण हमारे जितने भी लेखक कवि थे उन्होंने लंबी कविताओं का दौर बंद कर दिया। शायद हमारे देश की सबसे लंबी और सबसे अंतिम कविता है शेरशाह का शस्त्रागार। उसके बाद में किसी ने शायद इतनी लंबी कविता नहीं लिखी। इस बात को मैंने तोड़ा और मैंने लेखनी पंचकाव्य में मात्र केवल 5 कविताएं, एक कविता की लगभग क्षमता मान के चलिए आप कि 28, 28, 30 इन 5 कविताओं का संग्रह मैंने उस अपनी कविता संग्रह में दिया और उसकी पहली कविता भी लेखनी है। इसलिए 5 कविताएं होने के कारण और पहली कविता लेखनी होने के कारण उस पुस्तक का नामकरण लेखनी पंचकाव्य रखा। और वह पुस्तक जब वास्ते भूमिका के हमारे परम आदरणीय गुरुजन डॉक्टर डीपी यादव जी अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हिंदी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट उनके पास पहुंची और उन्होंने जब मेरी उस पुस्तक को जांचा तो उन्होंने कहा कि नहीं साहू जी, अब आपका कोई उपनाम होना चाहिए। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप मेरे पठन पाठन के क्षेत्र में भी आप गुरु रहे हैं, मेरी पुस्तक आपके पास वास्ते भूमिका के आई है इसलिए भी आप गुरु हैं, तो अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि मुझे किसी उप साहित्यिक नाम की आवश्यकता है तो चलिए स्वागत है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप ही दे डालिए। उन्होंने मेरी उस रचना के आधार पर और उस पुस्तक पर जो 5 कविताएं थी उन 5 कविताओं का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी कविताएं जितनी सरल और सहज हैं, जो आज के परिवेश में मानव के मानस पटल पर अंततः उतर जाए और उतर करके उसके मानस पटल में एक उसके मन को उद्दोलित कर दे, ऐसा कुछ भाव है। क्योंकि कविता के क्षेत्र में कविता लिखना तो बड़ा सरल है। मैं दीदी आपको बता दूं कविता लिखना बड़ा सरल है, किंतु सरल कविता लिखना बड़ा कठिन है। कविता तो लिखना बड़ा सरल कह दी जी, लेकिन सरल कविता लिखना बहुत ही कठिन है। और उनको जब ऐसा लगा कि सारी कविताएं बहुत ही सरल शब्दों में, सहज शब्दों में हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि बस आपका साहित्य का नाम सजल होना चाहिए। तो मैंने कहा आपका आशीर्वाद मैं स्वीकार करता हूं और उन्होंने मुझे यह उपनाम दिया और मैंने स्वीकार किया। जी, बहुत ही अच्छी आपने बात कही कि कविता लिखना बहुत ही सरल है, कोई भी लिख लेगा। मन के भावों को जो आपके उमड़ते रहते हैं उनको कागजों पर उकेर लेते हैं हम लोग, लेकिन सरल कविता लिखना एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बड़ा कार्य है। और ऐसी कविता जो मन मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ दे, वो तो लिखना एक बहुत ही बड़ा कार्य है साहित्यकार का। तो सर आप आए, हमारे साथ जुड़े। ये जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि जो भी हमारे साथ दर्शक गण जुड़ रहे हैं उनके लिए सौभाग्य की बात है कि आज के कार्यक्रम में आपसे रूबरू होने जा रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन भी रहेगा कि आप लास्ट तक, अंत तक हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहे। दर्शकगण से मेरा ये विनम्र निवेदन है। तो
आदरणीय, आपके लिए मेरा एक और प्रश्न है। जैसे कि आपने बात की साहित्य के क्षेत्र में आपने बहुत कुछ लिखा है, गज़लें आपने लिखी हैं, कविताएँ आपने लिखी हैं और गीत आपने लिखे हैं, विशेष रुचि है आपकी गीत गज़लों में भी और बहुत सारे मुशायरों में भी आप जाते रहे हैं, पत्र-पत्रिकाओं में आपकी रचनाएँ लगातार प्रकाशित होती रही है और बहुत सारे सम्मान आपको मिले हैं। यहाँ तो मैंने कुछ गिने-चुने ही नाम लिए और मैं चाहती हूँ कि आपको जो सम्मान मिले, जिस मतलब कुछ ऐसा भी होता है, कोई ऐसा दिन भी होता है, जिस दिन आप अपने आप को स्वयं को ये पाते हैं कि आपका इस धरती पे मानव देह में आना मतलब एक तरह से सार्थक हो गया। आप बहुत कुछ आपने साहित्य के क्षेत्र में योगदान दिया है, बहुत कुछ साहित्य के क्षेत्र में आपने छोड़ रखा है, जो आने वाली पीढ़ियाँ भी मुझे लगता है कहीं न कहीं लाभान्वित होंगी, वो सारा जब वो पढ़ेंगे, शोध कार्य आपने किए हैं। तो लेकिन जो मेरा प्रश्न है, वो ये है कि वो कौन-सी आपकी कृति है जिसके लिए सम्मान मिलने पर आपको इतना हर्ष हुआ कि मतलब आपको लगा कि हाँ, जो मैंने मनुष्य जीवन लिया है ये सार्थक हो गया, मैं कुछ कर रहा हूँ समाज के लिए? दी बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा एक मत है जी, और मेरा एक ही स्लोगन है, करवंडे वाधिकार। बहुत हमें बढ़िया। करना है, परिणाम क्या होगा इससे हमसे कोई लेना देना नहीं। हमें अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी वैद्युत क्षमता के आधार पर हमें क्रियाशील बने रहना चाहिए और यही मेरे जीवन का एक लक्ष्य रहा और उसी लक्ष्य को लेकर के मैं बराबर चलता रहा। ढेर सारे पटलों से कई छोटे-छोटे पुरस्कार आते रहे, जाते रहे। ये पुरस्कारों का आना-जाना अनवरत चलता रहता है। हम जिस क्षेत्र में, जिस स्तर के रचनाकार होंगे, वहाँ हमें पुरस्कार मिलेंगे। मिलेंगे तो प्रसन्नता होगी, लेकिन एक शब्द से बात होना चाहिए अच्छी कि ना भी मिले तो हमें प्रसन्न रहे। पुरस्कार जी, प्राप्त करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमको इस संसार की सबसे अद्भुत देन, हमको इस संसार का सबसे नायाब तोहफा ये मानव शरीर के रूप में मिला है। हमारी जिम्मेदारी है कि इस मानव शरीर में आने के बाद यदि हमें कुछ मिला है तो हम अपनी आने वाली और वर्तमान की पीढ़ी को सारे पुरस्कार मिलते रहे, उनको प्राप्त करता रहा, प्रसन्नता होती रही। एक मानवीय लक्षण होने के बाद कहीं कहीं चूक जाने पर निराशा भी होती रही, लेकिन नहीं, मेरा सतत प्रयास जारी रहा। जी, 2020 के प्रकाशन में उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान ने विज्ञप्ति जारी की कि 2020 के प्रकाशन की कृतियों पर उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान जिनके पदेन अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनके द्वारा पुरस्कार दिया जाना है। इस विज्ञप्ति को मैंने अखबारों में पढ़ी। उसके आधार जी, पर मैंने भी उनकी सारी शर्तों को पूरी करते हुए अपनी 2020 की लोकोदय सरोकार प्रकाशन भोपाल द्वारा प्रकाशित मेरी पुस्तक कामयाबी हो गई कि मैंने 4 प्रतियां लगा करके और आवेदन किया क्योंकि जी, हमारा हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत के प्रदेश और अन्य देशों में भी जो हमारे प्रवासी भारतीय लेखक कवि हैं, उन सारे लोगों की कृतियों को वो आमंत्रित करते हैं। तो काव्य की विधा में उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान ने वास्ते 2020 के पुरस्कार के लिए 2162 विद्वान कवियों की कृतियां उपलब्ध। संस्थान के द्वारा निर्मित चयन समिति ने उन 2162 कृतियों का मूल्यांकन किया और मूल्यांकन करने के बाद उन्होंने उस पर अंक प्रदान किए और अंक प्रदान करने के बाद जैसे ही उनका रिजल्ट, उनका परिणाम प्रकट हुआ और 2020 के लिए 2020 पर प्रकाशित मेरी चांद दागी हो गई कविता संग्रह, जी, जिसका सफल प्रकाशन सरोकार प्रकाशन भोपाल ने किया है। 2162 में से 2161 लोगों को पीछे छोड़ते हुए जब वो श्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चयनित हुई,
अब मैं आपके सामने नहीं कह सकता हूं कि मेरे हृदय में वह कौन सा सिंधु हर्ष और उल्लास का उमड़ पड़ा जिसकी अनुभूति कर पाना मुझ जैसे एक किंकर के लिए बड़ा मुश्किल। और वास्तविकता सत्य ये है दीदी कि हमेशा लेखक और कवियों की श्रेणी में मैं स्वयं को अंतिम कड़ी मानता हूँ। इस देश के अंदर जितने भी लेखक और कवि हैं सब मेरे लिए वंदनीय हैं, सब मेरे लिए नमन योग्य हैं। मैं उनका नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ, क्योंकि मैं जो कवि और लेखकों की चयन है इसकी सबसे अंतिम, यह मेरी प्रसन्नता का एक बहुत ही अभूतपूर्व क्षण रहा और हमेशा मैं सबको अपने से श्रेष्ठ और स्वयं को सबसे नीचे स्तर का कवि लेखक मानते हुए मैं अपनी यात्रा को जारी रखता हूँ। यही मेरा जी, ये आपका बड़प्पन है, आपकी महानता है कि आपको इतने सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं, इतना कुछ आपने साहित्य के क्षेत्र में लिखा है, पीछे आप छोड़ रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, फिर भी अपने आप को आप सबसे लास्ट में मानते हैं, अंतिम मानते हैं कवि और लेखकों में। तो आपको पुरस्कार दिया गया था, जो आपने बात की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, जिसकी अनुभूति, जो हर्ष की अनुभूति आपको हुई थी, वो आप बयान नहीं कर पाते। और ऐसा अक्सर होता है कि जो खुशी दिल में होती है, कई बार उसको हम जुबान से नहीं कह पाते, बस एक्सप्रेशन होते हैं और क्या अंदर-अंदर कितना आपको उद्वेलित क्या कुछ हो रहा है, वो आप ही महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो आपके रिश्तेदार हैं, सगे-संबंधी हैं, उनको भी खुशी होती है और गर्व महसूस करते हैं वो भी कि मतलब कहीं न कहीं आप उनसे जुड़े हैं। और जैसा कि आज के कार्यक्रम में आप आ रहे हैं, तो हमारे लिए भी एक ये इतिहास बन जाएगा कि हमने आपके साथ भी कार्यक्रम किया है। आपके मुखारबिंद से बहुत कुछ सुनने को हमें मिला। और चाँद दागी हो गया, ये आपका काव्य संग्रह था जिसके लिए आपको पुरस्कृत किया गया 2020 में, आपने जो कहा अभी। और लेकिन मेरा ये मानना है कि जब किसी को कोई बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, तो उसके ऊपर एक तो मतलब एक ज़िम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर आप उड़ने लग जाते हैं, मतलब एक घमंड आ जाता है, अभिमान व्यक्ति में आ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कोई पुरस्कार मिलता है, तो होता है किसी का मतलब थोड़ा-सा अभिमान भी भर जाता है उसमें और कोई अपने आप को प्रेशराइज़ फ़ील करता है कि मेरे ऊपर अब ज़िम्मेवारियाँ इतनी बढ़ गई है कि जो जिस चीज़ के लिए आपको सम्मानित किया गया है, आपको उससे ऊपर जाना है, ऊपर की आपको जो एक उपलब्धि है वो पानी है, ऊँचाइयाँ आपको ऊँची छूनी है, तो आप कैसे लेते हैं जब भी कोई पुरस्कार आपको मिलता है? मतलब आपको ये लगता है कि आपकी ज़िम्मेवारियाँ बढ़ गई है, जितना आपने किया है उससे कुछ ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत है? बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपका ये प्रश्न बड़ा लाजिम है जी। और ऐसा होना चाहिए। मानव का जो हृदय है, मनुष्य का जो हृदय है, उसके अंदर भी विकृति आना एक मानवीय लक्षण और मानवीय गुण है। जी, बिल्कुल। उस पर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, वास्तविकता सत्य ये है कि यह पुरस्कार जैसे ही मुझे मिला, जैसे ही इसकी सूचना देख ली और उस सूचना को मैंने पढ़ा, उस सूचना को मिलते ही तुरंत मैंने इस पुरस्कार को अपने पास से हटा दिया। जी। मैंने देश के अंदर लिखने वाले समस्त रचनाकारों को, सृजनशीलता से जुड़े प्रत्येक एक कवि और लेखक को तत्काल मैंने अपने इस पुरस्कार को सादर समझ। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं रहनी चाहिए जिसके कारण हमारे हृदय में मैं नाम के अंकुरण हो। जी। तो जैसे ही ये पुरस्कार मिला तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये पुरस्कार रामकरण साहू को नहीं मिला, ये पुरस्कार रामकरण साहू सजल को मिला। और सजल है क्या? सजल इस देश का, इस प्रदेश का और इस जनपद की एक सृजनशीलता। शायद रामकरण साहू सजल नहीं हुआ होता तो मुझे लगता है दूर दूर तक यह पुरस्कार नहीं है। रामकरण साहू को यह पुरस्कार नहीं मिला, ये रामकरण साहू सजल को पुरस्कार मिला है। इसलिए सजल को ही मैंने ये पुरस्कार मिलते ही तुरंत समर्पित कर दिया। तुरंत मैंने अपने अपडेट पर जी। लिखा
कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सृजनशीलता का मूल्यांकन किया है और उस मूल्यांकन को मैं अभिवादन करते हुए अपना पुरस्कार देश की संपूर्ण सृजनशीलता को सादर समर्पित करता हूँ। इसलिए मैं का अंकुर उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं। हाँ, एक चीज जी जरूर कहूंगा कि मेरे मित्रों में, मेरे काव्य प्रेमियों में, मेरे रिश्तेदारों में इस पुरस्कार को प्राप्त होने के बाद बहुत ढेर सारा उत्साह उनके हृदय में उत्पन्न हुआ। मेरे जनपद के लोगों ने, विभिन्न जनपद के लोगों ने, अगल बगल के जनपद के लोगों ने कार्यक्रम करके मुझे बुलाया, वहां सम्मानित किया, मेरा ढेर सारा सम्मान किया। उतना सम्मान किया वास्तविक कि जिस सम्मान के योग्य मैं नहीं था। और मैंने उनसे कहा अपने उद्बोधन में कि आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप मेरी बढ़ती हुई क्षमता को और लेखन शैली को आगे बढ़ रही है, इस पर दूर दूर तक गतिरोध न बन करके आप मुझ पर टिप्पणी, मुझ पर आप आलोचना करिए। ज्यादा शाबाशी की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा स्नेह और सम्मान की आवश्यकता नहीं है, आपको बताने की आवश्यकता है। आदरणीय सजल जी, व्याकरणता के आधार पर, व्याकरणीय नियम के आधार पर आपकी फला कविता की फला पंक्ति पर इनका त्रुटि है। हमने कहा आप ये बताने का प्रयास करिए और मैं सहर्ष, इससे कहीं ज्यादा हर्ष के साथ आपकी आलोचना को स्वीकार करूंगा और सुधार करने का प्रयास। तो दीदी, एक खास बात है जो मैंने अपने जीवन में देखी, एक जो बाल मनोविज्ञान का सूत्र है कि बालक जन्म के पूर्व से लेकर के मृत्यु के कुछ क्षण पहले तक अनवरत सीखता है। ये बाल मनोविज्ञान का एक सूत्र है। मेरी चाहत है कि केवल यही जिज्ञासा मेरी बनी रहे, मैं सिखाऊं कम और सीखूं, मैं कहूं कम सुनूं ज्यादा, मैं लिखूं कम पढ़ूं ज्यादा, मैं सम्मान कम प्राप्त करूं, आपका सम्मान ज्यादा करूं। ऐसी मेरी धारणा है, ऐसी मेरी चाहत। जी, बहुत ही उच्च विचार हैं आपके और आप कितने अच्छे इंसान हैं ये भी आपकी बातों से स्पष्ट झलक रहा है। और इतने मतलब इतना कुछ आपने किया है, फिर भी आप अपने को मतलब कहीं भी आप में रत्ती भर भी एक लेश मात्र भी ये नहीं है कि अहम है। आप अपने हर कार्य का जो है क्रेडिट दूसरों को देते हैं। जो आपने नाम रखा है सजल, ये भी आपने अपने जैसे कि पहले कहा गुरुवर के बोलने से सजल नाम रखा, तो बहुत ही अच्छे आपके विचार हैं। जो आपका काव्य संग्रह वैसे तो बहुत सारे आए हैं, चांद दागी हो गया, जैसे कि नाम से ही चांद दागी हो गया, तो एक मतलब जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इसमें जो रचनाएं हैं उनमें से एक दो जितना आप चाहे हमें सुनवाएं, तो मतलब कहीं ना कहीं हम भी अपने को अनुग्रहित पाएंगे। तो हम आपकी कविता सुनना चाहते हैं और उसके बाद गजल भी सुनना चाहेंगे। जी 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 दीदी, बिल्कुल मैं आपके सामने बिल्कुल रख रहा हूँ। जी इस पुस्तक का नाम चांद दागी है और इस पुस्तक का नाम चांद दागी इसलिए हुआ कि इसकी एक कविता ही चांद दागी हो गया पर है, और इसकी जो कविता है चांद दागी हो गया, आपके आदेशानुसार मैं पुस्तक के नामकरण की कविता ही आपके सामने रखता हूं। मैं कुछ पढ़ूं कविता के रूप में कि उसके पहले मां सरस्वती का अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आहूत करता हूं कि वह पटल पर उपस्थित हों, मुझे अपना आशीर्वाद दें। और मैं
पहले वही कविता पढ़ता हूं जिस कविता से इस पुस्तक का नाम चांद दागी हो गया रखा गया। लेखनी धीमी हुई क्या शब्द बागी हो गया, लेखनी धीमी हुई क्या शब्द बागी हो गया, और चांद फीकी चांदनी फीकी हुई क्या चांद दागी हो गया, लेखनी धीमी हुई क्या शब्द बागी हो गया, और चांदनी फीकी हुई क्या चांद दागी हो गया। कविता का छंद देखिए। नभि में छाई धुंध केवल दिखता धुंधला यहाँ, खोजता चहूं और पक्षी नीड़ खोया है कहाँ, बंद चहकन अब हुई है, बंद चहकन अब हुई है, शून्य सा लगता जहां, ले रही सिसकी है मन में अश्रुधारा द्रग यहाँ, कि ज्वार फीका सा हुआ क्या, ज्वार फीका सा हुआ क्या सिंधु बागी हो गया, और चांद फीकी हुई क्या चांद दागी हो गया, और चांदनी फीकी हुई क्या चांद दागी हो गया, चांदनी फीकी हुई क्या चांद दागी हो गया। देखिए कविता का लक्ष्य दे रहा हूं। अब नहीं मोती बनेंगी ओस की बूंदे कभी, स्वच्छ चांदी की सी चादर दिख नहीं पाए कभी, ग्रसित कुंठित मन हुआ है कल्पना खोई तभी, धैर्य से विचलित हुआ है पथिक पथ का है तभी, तो चाल फीकी हो गई क्या, चाल फीकी हो गई क्या मार्ग बागी हो गया, चाल फीकी हो गई क्या मार्ग बागी हो गया, और चांदनी फीकी हुई क्या चांद दागी हो गया, हाँ चांदनी फीकी हुई क्या चांद दागी हो गया, चांदनी फीकी हुई क्या चांद दागी हो गया। कविता का अगला छंद पढ़ रहा हूं। हर किरण तेरी थकी सी आज हमको दिख रही, और मित्रता तेरी ठगी सी हम सभी को लग रही, अब नहीं चंचल सी चितवन आंख जादू कर रही, श्वेत सी पर श्वेत अब ना आप हमको दिख रही, तन तेरा कितना कटीला कि तन तेरा कितना कटीला, तन तेरा कितना कटीला रंग दागी हो गया, तन तेरा कितना कटीला रंग बागी हो गया, और चांदनी फीकी हुई क्या चांद दागी हो गया, चांदनी फीकी हुई क्या चांद दागी हो गया, चांदनी फीकी हुई क्या चांद दागी हो गया। और कविता का अंतिम जी। छंद दे रहा हूं। हम्म। चांद तुम बोलो जरा अब चाहे मेरी बढ़ रही। गीत का अगला और अंतिम छंद है। चांद तुम बोलो जरा अब चाहे मेरी बढ़ रही, मौन व्रत को तोड़ दो अब त्योरियां भी चढ़ रही, गुनगुनाओ अब हृदय से रात सारी ढल रही, जग गई सोई धरा अब भानु किरणें बढ़ रही, इस धरा से व्योम तक, इस धरा से व्योम तक क्या तिमिरबाजी हो गया,
इस धरा से व्योम तक क्या तिमिर बागी हो गया, और चांदनी फीकी हुई क्या चांद दागी हो गया, चांदनी फीकी हुई क्या चांद दागी हो गया, चांदनी फीकी हुई क्या चांद दागी हो गया, चांदनी फीकी हुई क्या चांद दागी हो गया। ये मेरी चर्चा इस पुस्तक की जी, थी। अद्भुत, बेहद बेहद उत्कृष्ट रचना आपने तरन्नुम में हमें सुनाई, और बिल्कुल कार्यक्रम में भी आपने चार चांद लगा दिए इसे सुनाकर। अब नहीं मोती बनेगी ओस की बूंदे भी, और लेखनी धीमी हुई क्या शब्द बागी हो गया। बहुत ही सुंदर आपकी ये रचना है। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मुकुट रेवाड़ी जी लिखते हैं, बेहतरीन कार्यक्रम। दीप शिखा श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, शायरी शायराना अंदाज में कोई हमें कमेंट कर रहे हैं, वाह वाह बेहतरीन, बहुत खूब, आदरणीय गुरुजी, स्वागत है आपका, धन्यवाद, और आप कार्यक्रम में जुड़े हैं। सुनीता श्रीवास्तव जी लिखती है, अद्भुत, अप्रतिम, अति सुंदर, आपके सशक्त व्यक्तित्व का परिचय हुआ, हमें धन्य हुई। जी हाँ, बिल्कुल, हम सभी धन्य हो रहे हैं गुरुवर को सुनकर। और दीप शिखा श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, ये भी आपके कार्यक्रम को सराहा रहे हैं, आपकी रचना को सराहा रहे हैं। और सुनीता श्रीवास्तव जी, खुशबू जी और मुकुट रेवाड़ी जी भी हमारे साथ हैं। ये सारे जो दर्शक गण हैं लगातार हमें कमेंट भी भेज रहे हैं। और एक और भी हमारे साथ है लाला आशुतोष कुमार सरन जी, ये भी आपके कार्यक्रम को सराहा रहे हैं, कार्यक्रम में अभी तक जुड़े हुए हैं सर आप, आपका धन्यवाद। और हीरा सिंह कौशल जी, इन्होंने भी लिखा है कि बेहतरीन कार्यक्रम है और सुनकर आनंद आ रहा है। तो सर, हम इस आनंद को कम नहीं करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि अब इस सुंदर सी उत्कृष्ट कविता के बाद एक आप गजल सुनाएं। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरूर गजल पढ़ूंगा। जी पटल के उस पार जितने भी हमारे विद्वान मनीषी लेखक कवि अन्य हमारे प्रिय भाई बहन जुड़े हैं, आपको हमको सुन रहे हैं, उनको मैं हृदय से नमन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। और पहले मैं चार पंक्तियों से उन सब तक अपना नमन प्रेषित करना चाहूंगा। इस स्वेद से भीगी हुई कर की लकीरों को नमन, इस स्वेद से भीगी हुई कर की लकीरों को नमन, जो राह जन्नत की बता दे उन फकीरों को नमन, इस स्वेद से भीगी हुई कर की लकीरों को नमन, जो राह जन्नत की बता दे उन फकीरों को नमन, नमन है उस भावना को जो देश हित बलिदान हो, नमन है उस भावना को जो देश हित बलिदान हो, हर शांति संघर्षों से मिलती सूरवीरों को नमन, हर शांति संघर्षों से मिलती सूरवीरों को नमन, इस स्वेद से भीगी हुई कर की लकीरों को नमन। और चार पंक्तियां, जो मान ले औलाद रियाया उन वजीरों को नमन। दीदी, जो नृपाल, जो राजा, जो भूपाल अपने संपूर्ण आवाम को अपनी औलाद मान ले, ऐसे वजीर को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो मान ले औलाद रियाया उन वजीरों को नमन, हर वक्त आए काम सबके उन शरीरों को नमन, काफी सुनी हमने दलीलें इस धरा पर न्याय की, काफी सुनी हमने दलीलें
इस धरा पर न्याय की इंसाफ जो सबको दिला दे, इंसाफ जो सबको दिला दे, उन नजीरों को नमन, इंसाफ जो सबको दिला दे, उन नजीरों को नमन, इस स्वेद से भीगी हुई कर की लकीरों को नमन, इस स्वेद से भीगी हुई। और 4 पंक्तियां और दे रहा हूं। जो खबर ले बनकर पड़ोसी, उन कबीलों को नमन, जो खबर ले बनकर पड़ोसी, उन कबीलों को नमन, भवन भावों के बना दे, उन राजगीरों को नमन, जो भवन भावों के बना दे, उन राजगीरों को नमन, पगडंडियों से राजपथ तक भटकना केवल हमें, चलना सिखा दे जो हमें, चलना सिखा दे जो हमें, उन राहगीरों को नमन, चलना सिखा दे जो हमें, उन राहगीरों को नमन, चलना सिखा दे जो हमें, उन राहगीरों को नमन, चलना सिखा दे जो हमें, उन राहगीरों को नमन। तो इस तरह से जी। और लाला आशुतोष कुमार सरन जी लिख रहे हैं, नमन के आपके अंदाज को साधुवाद। जी हाँ, बहुत ही अच्छा आपका अंदाज और रचनाएं तो आपकी लाजवाब है ही, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसके ये कहने में। और मन कर रहा है कि बार बार आपकी गजलें सुनते जाएं, कविताएं सुनते जाएं, क्योंकि अब जैसे होता है चावल की पूरी बोरी हम नहीं देखते हैं कि चावल की क्वालिटी क्या है, एक दाना देखते हैं, वैसे ही आपकी रचना से स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह की आपकी रचनाएं हैं। और बहुत ही अच्छा लगा आपकी ये गजल सुनकर, कविता सुनकर। ज्योति जी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ में काव्या संगीत, सरिता जी, सुधीर जी, इन सबके कमेंट्स हमें आए हैं। सुनीता श्रीवास्तव जी, इस तरह से व्योम आपकी जो पंक्ति थी ये इन्हें बेहद पसंद आई। और दर्शकगण लगातार हमसे जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है और सबसे बड़ी बात इतना कुछ सीखने को मिल रहा है आदरणीय गुरुवर जी से। तो सर अब मेरा आपसे आग्रह फिर से रहेगा कि कोई आप ऐसी रचना सुनाएं जो आपके दिल के बेहद करीब हो। मैं सभी से ये बात कहती हूँ क्योंकि वैसे तो जो आपने लिखा है कुछ समाज को देखकर या किसी को मतलब किसी से प्रेरित होकर आपने लिखा है या फिर किसी को सही रास्ते पे लाने के लिए, मार्गदर्शन के लिए लिखा होता है। बहुत सारा कुछ आपने कुछ सामाजिक सरोकार की रचनाएं भी की हैं। और एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किसी रचना में किया है, कुछ बाल साहित्य आपने लिखा है, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से, अध्यापन के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं। तो आपने बाल साहित्य रचा है, नहीं रचा है, और कौन सी रचना आपके दिल के बेहद करीब है, क्यों है? बहुत बहुत धन्यवाद। बाल साहित्य के संबंध में मैं आपको बता दूं कि बाल साहित्य का एक संग्रह बहुत ही शीघ्र मेरा प्रकाशन के लिए आ रहा है। क्योंकि बाल साहित्य का भी कोई भी पुस्तक मेरी प्रकाशित नहीं है, इसलिए उस संबंध में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि मैंने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का शीर्षक भी है बालमन। तो बाल साहित्य पर मैंने लिखा है और पूर्व की जो आपकी बात थी, आपका आदेश था, उसका अनुपालन करते हुए मैं एक आपके समक्ष अभी गजल रखूंगा। ये बहुत ही अनुपम और दुर्लभ समय होता है। आज धन्यवाद पुनः मैं ज्ञापित करना चाहूंगा इस हिमालयन पटल का कि आज आप हम सब रूबरू हैं। हमारे जितने भी मित्र, हमारे जितने भी श्रद्धेय हमें आपको सुन रहे हैं, काश कभी फिर ऐसा समय आवे ना आवे। ये बहुत ही याददाश्तें जो होती हैं, यादगार जो होते हैं, बहुत ही अद्भुत होते हैं। पता नहीं जिंदगी के कौन से मोड़ पर पुनः आप हम लोग साथ हों या ना हों। उसको इंगित करते हुए देखिए एक गजल मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। मुझे लगता है काफी पसंद आएगी
ये गजल, क्योंकि ये गजल काफी कुछ मेरे करीब भी है, इसलिए रखना चाहूंगा इसको कि खूबसूरत ये याद होती है, 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 और नहीं लड़ती है ना झगड़ती है, नहीं लड़ती है ना झगड़ती है, खूबसूरत ये याद होती है। गजल का शेर सुने जरा। गुलों की भांति खिले धीरे धीरे, 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 और नैनों से दिल में फिर उतरती है, नैनों से दिल में फिर उतरती है, खूबसूरत ये याद होती है, खूबसूरत ये याद होती है। अगला शेर गजल का। कोई गुलशन जिगर समझ मेरा, कोई गुलशन जिगर समझ मेरा, कोई गुलशन जिगर समझो मेरा, हंस हंसी कर के फिर मचलती है, हंस हंसी कर के फिर मचलती है, खूबसूरत ये याद होती है, खूबसूरत ये याद होती है। अगला सीन गजल का। हमें जी। मिलती हर रोज ख्वाब में, हमें मिलती है रोज ख्वाबों में, हमें मिलती है रोज ख्वाबों में, हमें मिलती है रोज ख्वाबों में, आंख खुलते ही फिर फिसलती है, आंख खुलते ही फिर फिसलती है, खूबसूरत ये याद होती है। गजल का अगला शेर। क्या वो मशाल जुगनू दीपक है, क्या यह मशाल जुगनू दीपक है, क्या यह मशाल जुगनू दीपक है, क्या यह मशाल जुगनू दीपक है, और भीगी ज्यों रात फिर सिसकती है, भीगी ज्यों रात फिर सिसकती है, खूबसूरत तो ये याद होती है। उर्मक्ति का शेर पढ़ रहा हूं। फिर क्या बेचैन सजल को करके,
फिर क्या बेचैन सजल को करके, फिर क्या बेचैन सजल को करके, फिर क्या बेचैन सजल को करके, याद अश्कों से फिर फिसलती है, याद अश्कों से फिर फिसलती है, खूबसूरत तो ये याद होती है, खूबसूरत तो ये याद होती है, खूबसूरत तो ये याद होती है। जी, बेहद ही खूबसूरत आपकी गज़ल और उतना ही खूबसूरत उसे सुनाने का अंदाज़। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निरंतर सराह रहे हैं आपकी गज़लों को, गीतों को। और एक हमारे पास अभी कमेंट आया था कि आपका कोई गीत उन्हें याद आ रहा है, शायरा शायराना अंदाज़ के नाम से उनका कमेंट हमारे पास आया था। और उन्होंने एक लाइन लिखी थी, आपका एक गीत याद आ रहा है आदरणीय जी, संभव हो तो लाइन ज़रूर पढ़े, ज़रा सा चाँद छिप जाओ मेरा महबूब आता है। लिखते हैं सौरभ चक्रवर्ती। तो वैसे देखिए समय भी होने वाला है कार्यक्रम का पूरा, और इतने बड़े विद्वान आज के हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं, इतना अथाह ज्ञान सागर आपके पास है कि उसे एक कार्य में समेटना संभव नहीं है। और फिर भी हम कोशिश करेंगे कि फिर से कभी आपसे रूबरू हों कार्यक्रम में और हमारे दर्शकगण भी लाभ उठा पाएँ, जो आपका कुछ ज्ञान हम तक पहुँचे तो हम भी शायद अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। तो गीत अगर आप गुनगुनाना चाहते हैं तो गुनगुना सकते हैं सर, अगर आप अभी जो हमारे दर्शक हैं इनकी मंशा, जो इनकी एक इच्छा है उसे पूरी करें। जी जी बिल्कुल दीदी, मैं पढ़ रहा हूँ। जी। अंधेरा हार जाता है, उजाला जीत जाता है, अंधेरा हार जाता है, उजाला जीत जाता है, और जरा सा चांद रुक जाओ हमारा मीत आता है, अंधेरा हार जाता है, उजाला जीत जाता है, जरा सा चांद रुक जाओ हमारा मीत आता है, बजे सहनाइयां तन्हाइयों में रात दिन अपने, बजे सहनाइयां तन्हाइयों में रात दिन अपने, न कोई गीत गाता है न कोई गुनगुनाता है, न कोई गीत गाता है न कोई गुनगुनाता है, न कोई गीत गाता है न कोई गुनगुनाता है, अंधेरा हार जाता है, उजाला जीत जाता है, अंधेरा हार जाता। मैंने आदरणीय भाई साहब की जिन्होंने चाहा जी। का ये मुक्तक जी, मैंने और पढ़ा। इतना जो आपने एक सुंदर प्रस्तुति गीत के माध्यम से दी और बहुत अच्छा लगा कि एक तो जो आपने लिखा हुआ है वो है ही है अद्भुत, लेकिन जिस तरीके से आप जिस अंदाज से प्रस्तुतिकरण आपका है वो भी लाजवाब है। लाला आशुतोष कुमार सरन जी लिखते हैं, वह क्या खूबसूरत गजल, आपका अंदाजे बयां लाजवाब है। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। सच में जो हमारे आदरणीय आज हमारे साथ उपस्थित है, इनका हर बात को कहने का अंदाज लाजवाब है। और अब जाते-जाते मैं चाहूँगी कि आप कुछ अपनी ओर से कोई संदेश अगर देना चाहते हैं, जो नए आ रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में, नए जो कवि है, नवोदित कलाकार है, साहित्यकार है, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका स्वागत है। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि कार्यक्रम की अंतिम श्रृंखला चल रही है, अंतिम पड़ाव। जी, जी। आप लोग लगभग उपसंहार की ओर हैं, तो बिल्कुल देश के अंदर और देश के बाहर भी पटल के माध्यम से जो भी कलम के धनी बंधु मेरी बात को सुन रहे हैं, उनको मैं संदेश क्या दूं, शायद इस लायक तो मैं नहीं हूं कि मैं उनको संदेश दूं, लेकिन उनसे मैं एक अनुरोध जरूर करना चाहूंगा। और इसके पहले भी मैं
निवेदन करूंगा कि मेरे अनुरोध पर विचार करें। एक बड़ी विचित्र बात है, राम जी को मनाने के लिए भरत जी जब चित्रकूट में पहुंचे तो वशिष्ठ जी ने बिल्कुल सावधान किया राम जी को कि राम जी, आप भरत जी की बात को विनय पूर्वक सुनिए। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरी, करब साधु मत लोक मत नृपनय निगम निचोर। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मेरी बात पर विचार जरूर करें। और वह बात केवल इतनी है, हम जितना लिखें उससे ज्यादा पढ़ें, हम जितना कहें उससे ज्यादा सुने। मेरे कहने का आशय यह है कि अगर हमारा पठन पाठन बराबर लगा रहेगा, हम अपनी बात को जब एक लाइन लिखते हैं, एक पंक्ति जब लिखते हैं, हम स्वयं एक बार नहीं 10 बार उसको पढ़ करके उससे संतुष्ट हो जाएं। जब तक हम अपनी पंक्ति से संतुष्ट नहीं होंगे, शायद अगला संतुष्ट होता है या नहीं होता वो अलग चीज, लेकिन कम से कम हम जो अपनी बात कहें, जो हम अपनी पंक्ति लिख रहे हैं, उससे हम जरूर संतुष्ट हो ले। और यह हमारी रचना का वजन होता है। नंबर 1। नंबर 2, यदि रचना गेय है तो किसी भी दशा में मात्रिकता दोष क्षम्य नहीं। बिल्कुल शब्द अभ्रंश आप लिखिए, शब्द तद्भव का लिखिए, शब्द देशज लिखिए, शब्द विभिन्न भाषाओं के लिखिए, सब कुछ चलेगा। लेकिन व्याकरण के आधार पर यदि आपने मात्रिकता पर उसको 21 मात्रा पर बांधा है उसकी पंक्ति को, तो बिल्कुल 22 और 20 नहीं चलेगा। यह रचना धर्मिता का एक नियम। और जहां हमसे ऐसी त्रुटियां होती हैं वहीं पर रचना दोष होता है। तो ये निवेदन करूंगा मैं सभी रचना से जुड़े मनीषियों से, अपने समस्त अग्रजों से, अपने समस्त सम्मानीयों से, इसलिए कि मैंने पहले कह दिया है कि रचना धर्मिता की जो चेन है, रचना धर्मिता की जो जंजीर है, उसकी सबसे आखिरी कड़ी में, इसलिए सारी कड़ियां मुझसे आगे हैं। तो सबसे मैं निवेदन करूंगा केवल इतना ही कहते हुए, और अंत में, क्योंकि इस पटल का भी संचालन आप आज मेरे कार्यक्रम का कर रहे हैं, काफी कुछ मैं देख रहा हूं, बहुत सी बेटियां, बहुत सी बहनें इस कार्यक्रम सुन रही हैं। हम पूरे इस कार्यक्रम पर कहते आए, सुनते आए, सुनाते आए। कहीं मुझे लग रहा है कि अगर बहनों के लिए, बेटियों के लिए कहा जाएगा तो बेईमानी हो। हमने जी बंधुओं के लिए, भाइयों के लिए, विद्वानों के लिए बहुत कुछ कहा, और मुझे लगता है कि अपनी बहनों के लिए, अपनी दीदियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी विदुषी भारत की आन बान शान बच्चियों के लिए भी कहना कुछ जरूरी होगा, ऐसा मेरा ज़मीर कहता। इसलिए केवल 1-2 मुक्तक मैं बहनों जी को दे करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। केवल 1-2 जी मुक्तक दे करके बहनों को, बेटियों को दे करके, और निवेदन करूंगा, विशेष तौर से बहनों से ही निवेदन करूंगा कि इन मुक्तकों को जरा गौर से सुनें। कि फतेह कर हिमालय कि एक चोटी को सागर की नाप बताने लगी बेटियां, पवन का वेग जान गगन का मान समझ फूलों की खुशबू दिखाने लगी बेटियां, छोड़ के खिलौने सब माता जी की गोदी त्याग धरणी पे पैरे बढ़ाने लगी बेटियां, उत्ताल उत्ताल संग लहरों के बीच बीच, ताल उत्ताल संग और लहरों के बीच बीच भावना की नाव चलाने लगी बेटियां, ताल उत्ताल संग लहरों के बीच बीच
भावना की नाव चलाने लगी बेटियां। दीदी आप बगल में आइए, जब आप चली जाती हैं तो मुझे बड़ा सूना सूना सा लगता है। ये अब भरा भरा मेरा मन है। दूसरी बेटियों के लिए एक छंद और दूंगा। बाबुल की बाट तोड़, पीरन की बाह छोड़, नैहर की राह भुलाने लगी बेटियां। बाबुल की बाट तोड़, पीरन की बाह छोड़, नैहर की राह भुलाने लगी बेटियां। और सजन के साथ साथ धरती में रात दिन कदम से कदम मिलाने लगी बेटी। सजन के साथ साथ धरती में रात दिन कदम से कदम मिलाने लगी बेटियां। जीवन की आस तोड़, सांसों वाली डोरी जोड़, वाद विवाद मिटाने लगी बेटियां। और सिसक रही हर जीवन वाली ज्योति, सिसक रही हर और जीवन वाली ज्योति को गांव शहर में जलाने लगी बेटियां। सिसक रही हर जीवन वाली ज्योति को गांव शहर में जलाने लगी बेटियां। और आखिरी एक छंद बेटियों के लिए और दे रहा हूं। मिला अधिकार तो तितलियों का संग छोड़, मिला अधिकार तो तितलियों का संग छोड़, सरहद पे पैर जमाने लगी बेटियां। ये है हमारे भारत की बेटी, ये मां भारती की लाडली हैं। उन्हें जरा सा अधिकार मिला तो तितलियों का साथ छोड़ करके, माँ की गोदी को छोड़ करके, दादी की लोरियों को छोड़ करके और सरहद पर दुश्मन की छाती पर अपने पैर रखने लगी। ये है हमारी बेटियां, ये है हमारी। जी मिला जी, बहुत ही अधिकार तितलियों का साथ छोड़, सरहद पे पैर जमाने लगी बेटियां। उग्र अलगाव आतंकियों के शीश पकड़, उग्र अलगाव आतंकियों के शीश पकड़, धड़ से अलग कर उड़ाने लगी बेटियां। माँ भारती की ऐसी बेटियों को मैं प्रणाम करती हूँ। माँ जी, भारती की निर्मला ऐसी करण जी हमारे साथ। जी, निर्मला करण जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बेटियों के लिए आपका प्यार और समाज बहुत अच्छा लगा, ये आपका धन्यवाद कर रहे हैं इसके लिए। और सर, जैसा कि हमारे कार्यक्रम का समय भी हो चला है और अब कार्यक्रम को अंत देना केवल चाहेंगे, समापन करना चाहेंगे। जी जी। केवल इतना, मिला अधिकार तो तितलियों का संग छोड़, सरहद पे पैर जमाने लगी बेटियां। उग्र अलगाव आतंकियों के शीश पकड़, धड़ से अलग कर उड़ाने लगी बेटियां। भूल के सुहानी लोरी परियों की दादी वाली, और रानी में भी तो चलाने लगी बेटियां। और क्या बात है। बापू की शहादत में वीरन की कमी देख शमशान घाट तक जाने लगी बेटियां। बापू की शहादत में वीरन की कमी देख शमशान घाट तक जाने लगी बेटियां। शमशान घाट तक जाने लगी बेटियां। शमशान घाट तक। मैं इन बेटियों को, इन भारत की लाडलियों को, इन भारत की विदुषियों को, इन भारत की विभूतियों को एक बार नहीं कोटि कोटि बार नमन वंदन और अभिवादन करते हुए आप सबका आज आपके बहुत ही सुंदर, मधुर, सुव्यवस्थित और मर्यादित संचालन का मैं हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूँ, आपका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस देश के एक वैभवशाली हिमालयन पटल को हृदय की अनंत गहराइयों से उनका अभिवादन करता हूँ कि मुझ जैसे लेखक और कवियों की चयन की आठवीं कड़ी को आज उन्होंने समय दिया, इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और साथ आज इस कार्यक्रम को सुन रहे सभी बंधुओं का मैं नमन वंदन अभिवादन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप कार्यक्रम में आए, अपना कीमती समय आपने हमारे लिए निकाला और बहुत सारे दर्शकगण अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का भी आभार, धन्यवाद। और हमारे साथ सामने दिख रहे हैं मंच के संचालक और कार्यक्रम के संचालक, संयोजक और आयोजक हम कहेंगे, डॉक्टर आदरणीय अनिल जामवाल जी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी। बहुत सुंदर संचालन और उससे भी धन्यवाद सर। जिसको कह सकते हैं बेहतरीन प्रश्न जो आपने आदरणीय साहू सर से पूछे, सजल सर से पूछे, तो वाकई में ही श्रोताओं के लिए और हम सब के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि हम इतने बड़े साहित्यकार, जो कि इन्होंने बहुत सारी काव्य संग्रह लिखे हैं, बहुत सारी गजल संग्रह इन्होंने लिखे हैं, और बहुत सारी अभी बाल काव्य जो है संग्रह भी, वो भी इनका आने वाला है। तो बहुत ही जिसको कह सकते हैं हिमालयन अपडेट जो पटल है, वाकई में धन्य हो गया। मतलब शख्सियत को पाकर बीच में वाकई में हम धन्य महसूस कर रहे हैं। और आपकी गजलों को सुनना, आपके मुक्तकों को सुनना वाकई में ही हमें प्रेरणा देता है, और जो नए नवोदित साहित्यकार है उनके लिए प्रेरणा देता है कि वाकई में ही आप सुने, सबसे पहले तो सुने, उसके बाद जो आपके दिल में आता है वो लिखें, लेकिन पहले सुने जरूर कि वाकई में। इसलिए मैं मैसेज भी बार बार डाल रहा था कि आप सुने, क्योंकि आज अगर आप इस कार्यक्रम को नहीं सुनेंगे तो वाकई में बहुत सारी चीजें जो हैं मिस करेंगे, जो आपके भविष्य में जी, काम बिल्कुल। आने वाली हैं। तो आपने रामकरण सर, आप कार्यक्रम के लिए हमारे आग्रह को स्वीकारा और हमें और हमारे दर्शकों को बिल्कुल अभिभूत कर दिया, जिसको कह सकते हैं कि रोम रोम खिल उठा आपकी रचनाओं को सुनकर, आपकी गजलाओं को सुनकर। तो धन्य हो गए, और धन्य है वो धरती, धन्य है वो माता पिता जहां आपका जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं और बहुत सारे सम्मान आपको मिले हैं। वाकई में ही सर, जिसको कह सकते हैं कि साहित्य क्षेत्र में जो आपकी उपलब्धियां हैं, वाकई में ही जिसको कह सकते हैं अभी और भी आयाम आने बाकी हैं। तो हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, फिर एक नई कड़ी जो है आपके साथ हम करना चाहेंगे, और ये पहले से ही हमारा आग्रह है। और जब भी आपके पास समय हो तो कृपया जो बातें रह गई हैं करने के लिए, जो रह गया है सुनने के लिए, वो आपसे फिर हम सुनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और धन्यवाद कल्पना जी इतना सुंदर संचालन करने के लिए। और जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका नाम हम नहीं ले पाए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में बने रहते हैं और अपने कमेंट के जरिए हम आपका जो प्यार है, प्रेम है, आशीर्वाद जो है वो देते रहते हैं। आप सभी का पुनः धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।